नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा हुआ है उत्तराखंड के पंतनगर में। जी हां, वही पंतनगर जो जाना जाता है विश्वविद्यालय के लिए, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। अगर इसकी बात की जाए, एक सबसे पुराना हम विश्वविद्यालय इसको मान सकते हैं, जहां से हरित क्रांति जो है उसकी शुरुआत भी हुई। उसके साथ साथ काफ़ी अहम योगदान रहा इस विश्वविद्यालय का, और तब से लेकर अब तक लगातार इस विश्वविद्यालय में कई तरह के जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनी को आयोजन किया जाता है, सेमिनार लगाए जाते हैं, जिससे हमारे जो किसान हैं उनको जानकारी मिल सके। और अभी भी आप यहाँ मेरे चारों तरफ अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाल ही में यहाँ अभी भी एक मेले का जो आयोजन है वो किया गया है, और इसमें ना सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो किसान हैं वो पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में जब किसान हमारे पहुँचे हैं तो किसान प्रश्न मंच का कारवा भी उन्हीं के पास पहुँच चुका है। और अब यहाँ हमारे साथ जो किसान बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे विशेषज्ञों का। डॉक्टर सी तिवारी, हेड केवीके काशीपुर, उधम सिंह नगर। डॉक्टर प्रतिभा सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, गृह विज्ञान, केवीके काशीपुर, उधम सिंह नगर। डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर, पुष्प विज्ञान विभाग, उद्यान विज्ञान विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय। और हमारे जो किसान है, जैसा हमने आपको कहा कि देश के अलग अलग कोने से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, आपको हम बता दें इस कार्यक्रम में आपसे कुछ सवाल हम करेंगे। और आज का जो हमारा विषय रहेगा किसान प्रश्न मंच में, वो रहेगा फूलों की व्यावसायिक खेती। ये हमारा विषय रहेगा। फूलों से संबंधित सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। आपको अगर जवाब देना है, आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं, आपके पास मैं पहुंचूंगा, और उसके बाद आपका जो जवाब होगा, अगर वो सही जवाब, सटीक जवाब हुआ, तो आप हकदार बन सकते हैं किसान कप के। तो अब बिना देरी के चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। और पहला सवाल यहाँ हमारे जो तमाम किसान भाई बैठे हैं इनसे मेरा यही, फूलों की खेती करना किस तरीके से फायदेमंद है? हाथ आप उठा सकते हैं अगर आपको जवाब देना है। फूलों की खेती करना किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? चलिए, दो हाथ जो है फिलहाल मेरे को अभी उठे हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत हम पहली पंक्ति से कर लेते हैं, उसके बाद पीछे का रुख करेंगे। मैं चाहूँगा अपना नाम आप हमें बता दीजिए। सर गाइड, मेरा नाम जगदीश। जी जगदीश जी। मैं उत्तराखंड से हूँ। जी। उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। किस तरीके से फायदेमंद है फूलों की खेती करना? फूलों की खेती, आप छोटी सी बात कहो, फूल मंदिर में भी चढ़ता है जी, और शमशान में हर कहीं चलता है। फूलों ज़्यादा क्या कहूँ आप लोगों को। जी। फूल हमारे दिल में भी रहता है जी। और फूल कहीं भी जाओ तो फूल की मान्यता होती है। मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ। जी दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से। चलिए बैठ सकते हैं आप। इनका ये कहना है कि जो फूलों की खेती है फायदेमंद तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर माना जाए हर जगह आपको फूल मिलेंगे, चाहे आपके शुभ कार्य हो या किसी भी तरह के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें आपको फूल जो है उसका महत्व अलग होता है। एक और जवाब यहाँ लेने की कोशिश करते हैं, पीछे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनमोहन कुमार है जी। फूलों की खेती फार्मर के लिए दो तरह से फायदेमंद है। एक तो कि फूलों की खेती करने से फार्मर को कम समय में और लगातार ईयर में कई बार इनकम मिल सकती है। जैसे कट फ्लावर हम कर सकते हैं जी। और कट फ्लावर के बाद फिर रोज़ की फ्लावरिंग करते हैं तो उसका मार्केट में गुलकंद और अलग कोना जिसने ऑर्नामेंट्स जो चीज़ें उन्हें सजावट के लिए कई तरीके से हम उसकी खेती कर सकते हैं। आज कहीं पे भी जाइए आप तो गेंदे का यूज कर सकते हैं। हाँ। और जो होती कम ड्यूरेशन की क्रॉप है उनका अच्छी तरह से हम ये यूज तमाम करके फायदे यानी आपको लगते हैं। यस। चलिए बिल्कुल। और कोई आप में से जवाब देना चाहेगा किस तरीके से फायदेमंद है फूलों की खेती करना? देखिए, किसान हमारे यहाँ पर हैं और यही लगातार जानकारी जो है उनको दी जाती है कि सिर्फ गेहूं धान के अलावा और भी कुछ हमारी इस तरह की फसलें हैं जिनको आप ले सकते हैं। और शायद यही एक यहाँ वजह हम मान सकते हैं, जो किसान है जानकारी इनको पूरी है, लेकिन हाथ उठा हुआ मेरे को नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। अब सीधा रुख करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं हमारे जो किसान हैं अधिकतर गेहूं और धान की जो फसलें हैं उनको लेते हैं, लेकिन ऐसे में फूलों की खेती करना कितना फायदेमंद है और हमारे किसान इसको क्यों करें? देखिए, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा मैं कि पारंपरिक खेती एक पुराना तरीका चला आ रहा है जो किसान भाई हमारे कर रहे हैं। जी। तो किसान भाई अगर पारंपरिक खेती से हट के फूलों की खेती, जैसे उसमें फूलों की खेती में खास तौर से कटे फूल के रूप में, जी, और कटे फूल में मुख्य रूप से आपके गेंदे की खेती हो गई जो आपको माला बनाने के लिए अन्य कार्यों में प्रयोग होता है। इसके अलावा ग्लाइडोलस, ट्यूब रोज और इस तरह की बहुत सारी और फूल हैं जिनकी किसान भाई खेती कर सकते हैं। और जो हमारी पारंपरिक खेती है धान गेहूं के अलावा, इनसे फूलों की खेती करके ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। प्रति वर्ग मीटर एरिया पे या प्रति एकड़ ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं इससे। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा हमारे जो कार्यक्रम है उसमें जो सटीक जवाब अगर हमारे विशेषज्ञ को लगता है तो वो हमारे किसान बनते हैं, किसान कप के हकदार। दो जवाब हमें मिले हैं, इसमें आपको लगता है कि हमारे जो दूसरे वाले किसान हैं उन्होंने सही जवाब दिया है। जी हाँ, उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या क्या कर सकते हैं उसका। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आप आ जाइए हमारे पास आगे, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे कार्यक्रम में आज के पहले किसान कप के हकदार।
बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए जानकारी जो है वो हमारे किसानों को होनी चाहिए। फूलों की जो खेती है कितनी फ़ायदेमंद है इस पर हमने बात की। हालांकि कुछ किसानों ने यहाँ हाथ भी अपने ऊपर किए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी कि तमाम जो किसान हैं उनको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खेती की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जो हमारा मिट्टी है, मृदा है, वो अच्छी होनी चाहिए। फूलों की भी यही बात है। अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो ऐसे में हमारी जो मिट्टी है उसकी हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं? एक हाथ अभी तक उठा हुआ नजर आ रहा है। चलिए और धीरे धीरे देखिए अब जो हाथ हैं वो उठते नजर आ रहे हैं। मैं पहुंचता हूं इनके पास, जाने की कोशिश करते हैं क्या जवाब इनके पास हमें मिल पाता है। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी, पहले नाम बता दीजिए अपना। कुंवर सेन जी, कुंवर सेन जी। जी। हम साहब मृदा परीक्षण करने से हमें सब खाद और दवा का और उसका रासायनिक खादों का और दवाओं का सब ज्ञान प्राप्त हो जाता जी। है और उससे खेती अच्छी होती है। तो आप कराते हैं अपनी मृदा की जांच? हाँ कराते हैं साहब, हमारे यहाँ ललोरी खेड़ा ब्लॉक है जी। वहाँ से कराते हैं, वहाँ आप कराते पीलीभीत हैं? रहते हैं वैसे। जी जी, चलिए बिल्कुल। ऐसे में फूलों की खेती करेंगे तो जरूरी है फूल मृदा की की जांच नहीं करें। करते हैं, गन्ना की, गेहूँ धान की करते हैं और जी। मक्का की करते हैं। अब चाहेंगे फूलों की खेती करना चाहेंगे कि नहीं? हाँ साहब करना चाहेंगे मगर उसका ज्ञान नहीं है हमें। चलिए बिल्कुल। देखिए जैसा हमारे किसान भाई ने कहा कि जानकारी नहीं है और वही जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं इस मंच के ज़रिए से। और भी यहाँ किसान मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा टोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप गेहूँ की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, दलहनी फसलों को आप लेते हैं, तिलहन की फसलें लेते हैं, वहाँ पर जो आपकी मृदा है उसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और हमारे किसान यही थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। कुछ और यहाँ जो किसान हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कितनी जानकारी है और यही जानकारी उनके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना पहले। जी, राममूर्ति सर। राम जी, क्या आपको लगता है अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो हमें कैसे अपनी मिट्टी की हिफाजत करनी चाहिए? थोड़ा तेज बोलिएगा, हमारे विशेषज्ञ सुन पाए। फूलों की खेती हम लोग करते नहीं, हमारे गन्ना होता है, गेहूँ होता है, जी, धान होता है। तो उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कैसे मृदा करते की हैं? तो ये मृदा जांच कराना पड़ेगी आपको, किस चीज़ कमी है उसमें, आयरन की कमी है और कुछ कमी है उसमें। जी। लैब पे जाएंगे तो पता लगेगी जो चीज़ की कमी होगी वो डालना पड़ेगी उसमें भूमि में। आप फूलों की खेती क्यों नहीं कर पाते हैं? होती नहीं है हमारे एरिया में। होती नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि अगर क्षेत्र में होगी तभी आप करेंगे या जानकारी लेकर कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे हम लोग। नहीं कर पाएंगे। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। जवाब जो मिला, सवाल हमारा कुछ यहाँ दूसरा था, हालांकि जवाब भी हमें मिला। एक और जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम बाबूगिरी है जी ग्राम छिनकी से हूँ। जी। ये फूलों की जो खेती होती है हमारे यहाँ, एक तो यह है कि फूलों की खेती लोग बाग इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ मार्केट कोई खास नहीं है। जी। जो कहीं हम मंडी हो कुछ हो जिसमें हम फूल भेज सकें, और हम दिल्ली अगर दूर भेजते हैं फूल तो हमारे फूल बेकार हो जाते हैं। जी। इस वजह से कुछ किसान फूलों की खेती नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये तो वजह हुई, लेकिन ऐसे में आप अब मिट्टी की जांच हमारे बहुत जरूरी, चाहे खेती के गन्ने को उसको मिट्टी की जांच कितना हमारा पीएच आ रहा है, कितना वो आ रहा है, उसमें किस चीज़ की कमी है, ये मिट्टी की जांच भी मृदा परीक्षण होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अब फूलों की खेती के बारे में यह है कि इसके लिए तो मिट्टी भी दोमट होना चाहिए वैसे, और उसमें ज़्यादातर हम जैसे रासायनिक खाद है या रासायनिक हमारे केमिकल ये दवा हैं, इनमें ज़रा कम मतलब छिड़कना चाहिए और जैविक ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ज़्यादा फूलों की खेती में लगाना चाहिए जी, जिससे हमारे ये बहुत जगह तेल उसका निकलता है, बहुत जो लोग हार लगाते हैं बनाते हैं उसमें बरातों में उसमें काम आता है, जिससे केमिकल का उसमें प्रयोग ज़्यादा ना हो, इसलिए फूलों की खेती वहाँ अच्छी रहती है। और हम भी करना चाहते हैं फूलों की खेती, परंतु कुछ ये देख करके मंडी पास न होने से खेती नहीं कर पाते। यानी कई वजह है, लेकिन चाहते ज़रूर हैं। चाहते जरूर। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। दो जवाब जो हैं वो यहाँ मिले। मृदा की हम बात कर रहे थे कि बेहद ज़रूरी कि जो जब हम बात करते हैं मिट्टी की जांच की, और अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी कि हम यहाँ भी तमाम बातों का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, दो जवाब हमें यहाँ मिले हैं, आप कितना इनसे सहमत और क्या इनका जो जवाब है वो हमारे किसान का आपका हकदार है या नहीं? ये अभी जो लास्ट में बता रहे थे हमारे किसान जी, इनका जवाब काफ़ी हद तक ठीक था और उन्होंने काफ़ी सही उन्होंने बात की कि फूलों की खेती के संदर्भ में अगर मिट्टी की बात करें तो जी, तो इस कप के हकदार तो वो बनते हैं। यानी जो आखिर में हमें जवाब मिला, जो आखिर में चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और देखिए हमारे जो किसान भाई हैं, आप चाहूँगा आप आगे आ जाएं, उन्हें लग नहीं रहा है कि शायद वही उनका जो जवाब है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इन्हीं के लिए। ये एक छोटी सी भेंट
दूरदर्शन किसान की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ जब बात आती है जानकारी की, और इन्होंने देखिए सारे जो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, डॉक्टर साहब आप भी इस बात से सहमत होंगे, सारी जानकारी इनको है और जो समस्याएं कुछ आती हैं वो भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अगर बात की जाए मृदा जांच की, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जब हमारे किसान किसी भी चीज़ की खेती करें तो वो उनकी मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ, क्योंकि काफ़ी सारी जो हम कह सकते हैं लागत जो है वो उनकी कम हो सकती है इसके ज़रिए। देखिए, अभी भारत सरकार ने भी एक योजना चलाई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। मिट्टी जिस तरीके से, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जो भी जीवधारी हैं, सभी को लगभग 16 से 18 पोषक तत्व चाहिए जी। और ये सभी पोषक तत्व आने मिट्टी से ही है, मिट्टी से और वायुमंडल से यहीं से मिलने हैं। तो अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी इंसान का स्वास्थ्य ठीक होगा और तभी आपके पशुधन का भी स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच समय समय पर कराया जाए, और जांच कराएंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा पोषक तत्व उसमें कम है, कौन अधिक है। तो जिसकी आवश्यकता है वही डाला जाएगा। तो इससे संतुलित पोषण मिलेगा। और अभी इस समय जो बीमारियां बढ़ रही हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारी बीमारियां भी नई नई आ रही हैं, उनके पीछे भी कारण कुछ हद तक ये पोषण जिम्मेदार है। इसलिए मिट्टी का स्वास्थ्य की जांच कराना बहुत आवश्यक है। जांच कराएं और उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। बिल्कुल, जैसा हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि मृदा की जो स्वास्थ्य जांच है वो ज़रूर करानी चाहिए, और उसके लिए बाकायदा हमारी जो सरकार है उसने एक योजना भी शुरू कर रखी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है। और इसके ज़रिए जो हमारे किसान हैं वो जानकारी लेते हैं किस तरीके से वो अपनी मिट्टी की जाँच करा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बेहद ज़रूरी कि ना सिर्फ वो जानकारी लें बल्कि उनकी लागत कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, फिर उसी को आवश्यकता अनुसार वो अपनी मिट्टी को दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अभी तक हमने जाना था फूलों की खेती करना किस तरीके से फ़ायदेमंद है, कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाती है और ज़्यादा मुनाफे की, तो फूलों से और क्या क्या उत्पाद हमारे जो किसान हैं वो तैयार कर सकते हैं? हाथ आप उठा सकते हैं अगर आपको जवाब देना है। फूलों से और क्या क्या उत्पाद आप तैयार कर सकते हैं? चलिए, अब धीरे धीरे देखिए जो हाथ हैं वो उठने शुरू हो चुके हैं। अब इस बार सबसे पीछे का हम रुख करेंगे। किसान जो हैं वो मेरे को नज़र आ रहे हैं, उनके पास क्या जवाब मिलता है और इसके साथ साथ फूलों की खेती के बारे में उनका क्या मानना है, क्या वो इसके बारे में जानते हैं, ये हम जानेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मनफूल सिंह है जी। मनवीर जी, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, हमारे विशेषज्ञ आपको सुन पाएँ। सबसे पहले सवाल यही कि फूलों से हम क्या क्या उत्पाद तैयार कर सकते हैं? फूलों से हम उत्पाद में विशेष तेल भी, सुगंधित तेल भी ले सकते हैं, तेल, कलर भी बना सकते हैं जी, और उससे अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी पाउडर के रूप में, दवाई के रूप में है, वो भी ले सकते हैं। तो ये बना सकते हैं फूलों से। तो आप करते हैं फूलों की खेती में? ना, मैं करता नहीं हूँ जी। कोशिश करता हूँ, थोड़ी खेती है उसमें अनाज उगाएं या फूल उगाएं जी, तो इसलिए थोड़े बहुत तो घर में लगा ही देता हूँ, फूल वैसे लगाता हूँ। चलिए, बिल्कुल। और जो इनका जवाब था वो यही कि सुगंधित तेल मिल सकता है, पाउडर भी मिल सकता है, रंग भी आप उससे बना सकते हैं। बैठ सकते हैं आप। जो जवाब इनकी तरफ से हमारे पास आया, एक और हाथ उठाया गया था, इनसे भी हम जवाब लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बताइए। मनीष प्रताप सिंह जी। फूलों की खेती से हम इस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। फूलों की खेती एज ए क्रॉप, कैच क्रॉप हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर, भारत त्योहारों का देश है, तो हम पर्टिकुलर त्यौहार को या पर्टिकुलर शादी के उसको टारगेट करके हम उसकी खेती कर सकते हैं। मान लीजिए उस समय रेट नहीं है, हाँ, तो हम उसे सुखा करके या गुलकंद बना करके या फिर इत्र वगैरह निकाल करके उसका हम कम रेट होने पर भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये उत्पाद तैयार कर सकते हैं? जी सर। चलिए, बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे फूलों की? चलिए, बिल्कुल। दो जवाब जो हैं वो हमें यहाँ पर अभी मिले हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे थे क्या उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि एक और हाथ जो है वो उठा हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं इस बार इनके पास से क्या कुछ जवाब हमें मिलता है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी सर, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ पहले तो मिट्टी के बारे में। जी। मिट्टी को कोई जांच नहीं होती जी। तो हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम, छोटी सी बात है, पहले तो हम मेहनत करेंगे, हाँ, उसमें खाद जाएगा नहीं, कुछ नहीं जाएगा। हम कहेंगे जी इसमें गेहूँ लगा रखे हमने जी, हम उसको देखेंगे नहीं जी, तो बंदर आएंगे, यानी निरीक्षण करना नहीं, जो भी करना है जी। तो हम पहले सर्वप्रथम हम मेहनत करेंगे, अपने उसको ढंग से बनाएंगे, चारों तरफ से बाउंड्री बनाएंगे, तो उसको देख रेख करेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये कि फूलों से क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं? सर, फूलों से तो हम काफ़ी चीज़ की फैसिलिटी ले सकते हैं, जैसे कि छोटा मोटा शादी, मंदिरों में, उत्तराखंड से पहाड़ी लोग जितने भी हम सारे पहाड़ी उत्पाद हम क्या तैयार करेंगे? फूल तो हो गए, अच्छा, उससे और क्या उत्पाद तैयार, और क्या बना सकते हैं? उससे हम, आपको पता, शादी ब्याह में आप आगे भी व्यवहार कर सकते हैं हम।
कहीं भी काम कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल हमारे बैठ पास सकते हैं कुर्सी, वो आप, कर कहीं सकते भी आप देखिए इसका व्यापार कर सकते हैं। ये अच्छी बात इन्होंने कही कि कोई एक दायरा नहीं है हमारे किसानों के लिए, चाहे तो वो उस दायरे से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जो जवाब हमें मिले हैं हमने इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे क्या क्या उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 जवाब हमें मिले, आप इन जवाबों से कितना सहमत? अभी जो दूसरे नंबर के किसान भाई थे उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है कि फूलों को हम विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल में ला सकते हैं, और उनके जो उत्पाद तैयार करने के बारे में उन्होंने बताया वो सही जवाब है, तो हम उनका चयन कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। इनकी तरफ से जो जवाब आया हमारे पास वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों की नज़र में। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ इन्होंने हमें जवाब दिया था उत्पाद आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम और थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहेंगे। उत्पादों की अगर बात आती है, हालांकि जो कुछ इन्होंने नाम भी बताए, सुगंधित तेल की बात हुई, इत्र की बात हुई, क्या वाकई जो हमारे फूल हैं यहीं तक सीमित हैं या कुछ और भी उत्पाद जो हैं इनसे हम ले सकते हैं? फूलों का हम बहुत वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और इनसे अनेक प्रकार के हम उत्पाद तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया है कि इसका हम फ्लेवर में और खाद्य पदार्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे खुशबू की बात आती है तो हम इत्र में, इन सब चीज़ों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इनको सुखा करके भी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में भी इनका उपयोग में ला सकते हैं और इनका उपयोग में लाया जा सकता है। तो उसके पश्चात भी इसका उपयोग कर सकते हैं, गुलाल बनाने में इस्तेमाल होंगे ये चीज़ें। तो ड्राइड फॉर्म में भी, डेकोरेशन में भी, इवन जब हम एनवलप्स बनाते हैं तो उसको जब डेकोरेट करते हैं तो उसके प्रयोग में भी हम इनको ला सकते हैं। तो सुखा कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके एसेंशियल ऑयल्स निकाल करके भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से इनको उपयोग में लाया जा सकता है और इनसे जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जा सकते हैं और जाहिर तौर पर जो मुनाफा है वो हमारे किसान इनसे कमा सकते हैं। आगे भी फूलों से संबंधित सवाल जो है अपने किसान भाइयों से हम यहाँ पूछेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हम किसानों से यहाँ सवाल पूछ रहे हैं फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में, यानी क्या फ़ायदा हो सकता है फूलों की खेती का। हमारे किसान जो हैं वो जवाब भी दे रहे हैं। और फिलहाल के वक्त की अगर बात की जाए, क्योंकि अब गर्मियाँ जो हैं लगभग आ चुकी हैं और आनी शुरू हो जाएंगी। मार्च का महीना फिलहाल चल रहा है, फागुन का महीना, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन मौसम में कौन कौन से फूलों की बुआई हमारे किसान कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल हमारे किसानों के लिए। हाथ आप उठा सकते हैं अगर आपको जानकारी है ग्रीष्मकालीन मौसम में कौन कौन से फूलों की खेती आप कर सकते हैं। सोच में ज़रूर हमारे किसान अब धीरे धीरे देखिए जो हाथ हैं वो उठ चुके हैं। कोशिश मैं करता हूं इनके पास जाने की और देखते हैं इनके पास से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। और ये बेहद ज़रूरी कि हमारे जो किसान हैं सारी जानकारी उनको हो। यहाँ क्या जानकारी है आइए जानते हैं। चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ जी। नाम सत्येंद्र पांडे है, मैं रुद्रपुर से हूँ जी। इस समय रजनीगंधा और गेंदा लगा सकते हैं। रजनीगंधा और गेंदा
ये 2 फूल लगा सकते हैं? और भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे 2 ही याद है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। देखिए इन्होंने कहा कि और भी कई ऐसे विकल्प हैं हमारे किसानों के पास जिनका वो चयन कर सकते हैं, लेकिन 2 नाम इन्होंने यहाँ पर बताए। और देखते हैं और कितनी जानकारी जो हमारे किसान यहाँ पहुँच रहे हैं इनको जानकारी है, क्योंकि ये वो जगह है, अगर हम बात कहें पंतनगर विश्वविद्यालय, जहाँ से लगातार जानकारी जो है वो किसानों को दी जाती है। और इस जानकारी को हमारे किसान कितना ना सिर्फ अपनाते हैं, उससे लाभ लेते हैं, बल्कि इसको आगे तक पहुँचाते हैं, ये भी यहाँ जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और किसान जो मौजूद है हमारे साथ, इनसे थोड़ा सा इनको टटोलने की कोशिश करते हैं, इनके पास कुछ जानकारी है या नहीं। आप जवाब देना चाहेंगे हमें? यहाँ देखिए जो हमारे किसान हैं वो सीधे तौर पर मना कर रहे हैं। एक जवाब जो हमें यहाँ पर ज़रूर मिला, लेकिन उसके बाद और अगर बात की जाए तो कोई भी जो किसान है वो यहाँ जवाब देने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, किसान प्रश्न मंच में शामिल होना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना वो चाहते हैं। और जैसा हमने आपको बताया, पंतनगर विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, यहाँ से ना जाने कितने जो किसान हैं वो जानकारी लेते हैं और उसके बाद उस जानकारी का लाभ भी उन्हें मिलता है। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, सवाल हमने पूछा था ग्रीष्मकाल में कौन कौन से जो फूल हैं उनकी खेती हम कर सकते हैं। एक जवाब हमें ज़रूर मिला, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो हाथ जो है, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद उठे हुए नज़र नहीं आएंगे मुझे, लेकिन यहाँ हमने देखा सिर्फ एक हाथ उठा हुआ नज़र आया और कोई हाथ नहीं उठे। क्या आपको लगता है कहीं जानकारी की कमी है या जो किसान है उनकी रुचि नहीं है? इसमें जो गर्मी वाले फूल हैं जी, वो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में ऐसे फूल हैं जो गर्मियों में उगाए जाते हैं। तो जो हमारे पहले किसान भाई ने बताए हैं जी, रजनीगंधा जिसको ट्यूबरोज भी कहते हैं और गेंदा, इन दोनों के लिए तो है ही। इसके अलावा और भी फूल हैं, पर इस किसान भाई ने सही जवाब दिया है तो इसको आप पुरस्कृत कर सकते हैं जी। बिल्कुल। इसके अलावा जो गर्मी वाले और मौसमी फूल हैं जैसे जीनिया है, बालसम है, गोमफ्रीना है, किसान भाई उन फूलों को लगा सकते हैं जी। और उनसे आप गृह वाटिका में भी लगा सकते हैं, उसके साथ साथ इसकी व्यावसायिक खेती करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं जी। तो जो हमारे पहले किसान भाई हैं उसको आप पुरस्कृत कर सकते हैं जी, क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक दोनों फूलों का नाम सही बताया है। चलिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए और आप आ जाइए हमारे पास आगे। इनकी तरफ से जो जवाब मिला वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप। ये देखिए जानकारी हमने ली ग्रीष्मकालीन फूलों के बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, जो फूल हैं वो आपने हमें भी बताए, लेकिन इसकी खेती करते वक्त किन बातों का हमारे किसानों को ख्याल रखना चाहिए? हाँ देखिए, मैं खास तौर से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस समय जो सबसे अच्छा समय चल रहा है रजनीगंधा की रोपाई का समय चल रहा है जी, क्योंकि इनके कंद की हम रोपाई करते हैं और यहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय में कम से कम 12 किस्मों के कंद उपलब्ध हैं जी। दूसरे बात जो हमारा दूसरी फसल है गेंदा, उसका पूसा नारंगी किस्म का बीज भी यहाँ उपलब्ध है, जो किसान भाई इस समय इसकी रोपाई कर सकते हैं और बीज को डालकर उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय है क्योंकि जो आप रजनीगंधा का इस समय प्लांटिंग करेंगे, रोपाई करेंगे, उसके लगभग 70 या 75 दिन बाद आपको फूल मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार गेंदे में है, गेंदे में क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है तो थोड़ा पुष्पन उसमें जल्दी हो जाएगा, लगभग 60 से 65 दिन में आपको उससे फूल मिलने लगेगा। तो इस प्रकार ये देखना कि जिस तरह हमारे यहाँ शादी विवाह कब हैं, त्यौहार कब हैं, उसी हिसाब से इनकी रोपाई करें और जिससे आपको समय पे फूल प्राप्त हो सके। तो किसान भाई इन सब की रोपाई कर सकते हैं इस समय, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जी बिल्कुल, तो जो हमारे किसान हैं इन दोनों की खेती कर सकते हैं और ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं तमाम बातों को जानें, उनको समझें और उसके बाद उनका फ़ायदा भी उठाएं। तो यहाँ हम लगातार बात कर रहे हैं आज फूलों की व्यावसायिक खेती को लेकर और अभी तक कई सवालों के जो जवाब हैं वो हमें किसानों की तरफ से मिले। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से, फूलों की खेती अगर हम कर रहे हैं और उसमें बात की जाती है सिंचाई की, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं एक अच्छी खासी लागत जो है वो हमारी सिंचाई में आती है जब किसान खेती करते हैं, लेकिन फूलों की खेती में हमारी सिंचाई की लागत कम हो सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए धीरे धीरे कई हाथ जो हैं मेरे को उठे हुए नज़र आ रहे हैं, पीछे का रुख हम करेंगे, कोशिश करूंगा जो और किसान यहाँ पहुँचे हैं उनसे हम जवाब लें और इस बार क्या जवाब मिल पाता है। सवाल हमारा यही, फूलों की खेती अगर हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिंचाई की लागत कम हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले जवाब में चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बताइए अपना। सर शैलेंद्र कुमार अवस्थी। जी शैलेंद्र जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा, हमारे विशेषज्ञ सुन पाएँ। शैलेंद्र कुमार अवस्थी, यूपी बहरेज का रहने वाला हूँ जी। फूलों में पानी कम देने के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करेंगे सर। ड्रिप इरिगेशन? जी सर। जी, और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर ड्रिप इरिगेशन से अगर हम सिंचाई करेंगे कम पानी में जी, और जो उर्वरक हम सीधे पेड़ के जड़ के पास पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल। चलिए देखिए किस तरीके से इनका ये मानना है कि सीधा पानी जो है वो जड़ तक पहुंच सकेगा। एक और हाथ उठाया गया था, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, वही पद्धति है, बूंद बूंद वाली
जो डायरेक्ट जड़ पे ही जाएगा पानी। जी, बूंद बूंद पद्धति अपना कर। और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? वो कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा उसी जिस पौधे को पानी चाहिए जी, उसी को डायरेक्ट पानी जाएगा उससे। चलिए, और खुला नाले ज़्यादा खर्चा नहीं आने का उसमें जी। जैसे खुले पानी में जाता है, बर्बाद पानी जा रहा है जी, वो पानी बर्बाद होने से बचेगा और जितना में उपयोग में लाना है उतना ही उपयोग उसका होगा। यानी आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग हम करेंगे। चलिए, बैठ सकते हैं आप। आवश्यकता अनुसार देखिए पानी का जो प्रयोग है वो हम कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का यहाँ जिक्र किया गया। एक और जवाब हम लेने की कोशिश करते हैं, इस तरफ से क्या जवाब निकल कर आता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, विजेंद्र चौहान काशीपुर से। जी, फूलों की खेती में जो है ना पानी का छिड़काव द्वारा या ड्रिप द्वारा उससे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फूलों की खेती ज़्यादा पानी से नष्ट हो सकती है। इसलिए सावधानीपूर्वक ज़रूरत है कि उसमें पानी की व्यवस्था की जाए। जी, ज़्यादा पानी से नष्ट हो सकती है, खतरा रहता है। जी जी। और जो हमारे किसान खुले में सिंचाई करते हैं वो खुले में अगर सिंचाई करते तो एक तो पानी की बर्बादी होगी, जिससे कि ज़्यादा लागत लगेगी उनको। हाँ। और ड्रिप द्वारा या उसको बूंद बूंद करके या छिड़काव द्वारा अगर पानी देते हैं उसको, तो किसानों की पानी की भी बचत होगी और उनकी एनर्जी कम खर्च होगी अगर ट्यूबवेल से पानी देते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बचत हो सकती है ये उन्होंने बताया। सवाल हमारा यही था कि अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं और हम चाहते हैं सिंचाई की लागत कम हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। 3 जवाब हमने यहाँ लिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है सिंचाई को लागत कम करने की, क्योंकि बेहद ज़रूरी कि इसकी लागत कम हो तभी हमारे किसान को मुनाफा होगा। बहरहाल 3 जवाब हमें मिले, क्या इनमें आपको लगता है कोई किसान कब का हकदार है? जी हाँ, सबसे आखिर में जिस किसान भाई ने अभी अपना जवाब दिया है उनका जवाब कुछ हद तक सटीक है और काफ़ी आपके प्रश्न के करीब उनका जवाब था, तो वो इस आपके कब के हकदार हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। इनकी तरफ से जो जवाब आया एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नज़र में। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बैठ सकते हैं आप। और शायद हमारे जो किसान है थोड़ा इस सोच में है कि हमें अगर किसान कप नहीं मिल रहा तो तालियां क्यों बजाई जाएं। ऐसा तो नहीं ना, यहाँ जो किसान मौजूद हैं सोच में है, थोड़ा सा सवालों के जवाब भी सोच रहे हैं और इसके साथ साथ जानकारी कैसे उन्हें देनी है ये भी वो सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जवाब तो हमने यहाँ लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो अपनी लागत को कम कर सकें, क्योंकि सरकार की भी एक सोच है कि 2022 तक हमारी किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके। ऐसे में अगर फूलों की खेती करते हैं और लागत को कम करते हैं तो जाहिर तौर पर जो मुनाफा है वो अच्छा मिल सकता है। देखिए, जो सरकार की सोच है कि 2020 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की, तो आमदनी को दुगना करने के लिए लागत को कम करना बहुत ज़रूरी है। और लागत जो है वो कई चीज़ों में है, लेकिन अभी अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई में जो पानी एक हमारा बड़ा ही अमूल्य धरोहर है, तो पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय है कि प्रति बूंद अधिक उत्पादन लेने का। अगर आप खुले में सिंचाई करेंगे तो उससे आपकी पानी की मात्रा भी अधिक लगती है और उस पानी का पूरा सदुपयोग फसल द्वारा नहीं होता है। उसके बदले में यदि आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पे जाते हैं या फव्वारा सिंचाई पद्धति पे जाते हैं, या एक होती है कि एक नाली छोड़ के दूसरी नाली में या अगर हम कहते हैं कि बंड के ऊपर या मेड़ के ऊपर फसल लगा के और नाली में सिंचाई कर देते हैं, तब भी हम पानी की बचत कर सकते हैं और इस तरीके से पानी की कम पानी में हम अधिक क्षेत्रफल में खेती कर सकते हैं। जी, अगर फूलों की बात करते हैं, गर्मी का मौसम है, इसमें फूलों में लगातार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप खुले में करेंगे तो, और ड्रिप में करेंगे तो लगभग 40% पानी की बचत ड्रिप के माध्यम से आप कर सकते हैं, जो बूंद बूंद सिंचाई का है। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं, देखिए लगातार जो जानकारी है वो दी जा रही है हर एक स्तर पर। आप सरकार की अगर बात करते हैं, राज्य सरकारों की बात करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की आप बात करते हैं, कृषि विश्वविद्यालय की अगर आप बात करते हैं, और इस तरह की मेले जो हमने आपको बताया कि समय समय पर अलग अलग राज्यों के अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनमें आयोजित किए जाते हैं, जिससे हमारे किसानों को जानकारी मिल सके और ज़्यादा वो जागरूक हो सकें और कुछ कोशिश कर सकें अपनी लागत को कम करने की और मुनाफे को बढ़ाने की। अब हम बढ़ रहे हैं इसी तरह अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से। अब तक हमने बात की फूलों की खेती को लेकर किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाती है इसका और बेहतर दाम मिले, फूलों की खेती अगर हम करते हैं और हम चाहते हैं इसका हमें बेहतर दाम मिल सके, इसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाथ आप उठा सकते हैं। फूलों की खेती अगर हम करना चाहते हैं और ये सोच रखते हैं कि बेहतर दाम मिल सके जब हम बाजार में इसको बेचने जाते हैं, तो इसके लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
सोच में हैं। हालांकि किसान भाई दो हाथ जो हैं वो ज़रूर उठे हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जानकारी है उनके पास। और ये देखिए जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि अगर बात की जाती है मुनाफे की, अगर आपको बाजार में बेहतर दाम नहीं मिलेगा तो शायद आप भी सोचेंगे कि आखिर क्यों फिर फूलों की खेती की जाए। इसलिए ये सवाल जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी तमाम किसानों से। और जो हाथ उठाए गए हैं पहले उनके पास हम चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, मनीष प्रताप सिंह। सबसे पहले तो हमें त्योहारों को टारगेट करके या शादी के सीजन को टारगेट करके फूलों की खेती करनी चाहिए जी। इसके साथ साथ में हम फूलों के साथ साथ में उसका इत्र बना करके या फिर उसको सुखा करके या फिर कट फ्लावर करके जहाँ जिस मंडी में रेट अच्छे हों उस मंडी में हम डायरेक्ट बेच के अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। उस मंडी में बेच के जी। चलिए, बिल्कुल ये जवाब जो है यहाँ भी हमें मिला और ये ज़रूरी। देखिए एक और हाथ जो है वो उठा हुआ नज़र आ रहा है, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, सबसे पहले फूलों में तो यह है कि हमारा ये ताज़ी फूल तोड़ना चाहिए अगर मंडी को ले जा रहे हैं कि इसको फिर हमें उस फूल की सजावट ऐसी रखनी चाहिए जो फूल हमारा ख़राब ना हो जी। उसकी पैकिंग ऐसी करनी चाहिए और जितनी पैकिंग हमारी शोभादार होगी उतना ही फूल मंडी में अच्छा बिकेगा जी। ये सबसे पहले मुख्य बात है। और फूल जैसे हमारे अगर बहुत लोग आए कट्टे में भर कर ले जाते हैं उसमें ले जाते हैं तो उसमें फूल बेकार हो जाते हैं। इसको किसी पैकिंग में ऐसे करके रखें जो हमारा फूल सुरक्षित रहे तो मंडी में हम ले जा सकते हैं। और जैसे उन्होंने अब कहा वो भी बात उनकी सही है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पैकिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो मंडी तक पहुँचे। पैकिंग पे सबसे ज़्यादा जो मंडी तक पहुँचते। वैसे और भी अगर हम उसको उत्पाद बना के बेचते हैं तो फ़ायदेमंद है। जैसे हमने इत्र बना लिया या शैम्पू बना लिया कुछ भी बनाया या हमने किसी ग्लूकोन में या उसका कोई ऐसा तेल बनाया जो मिठाइयों में चलता है तो हमें और भी फायदा होता है उसमें। हाँ। परंतु जो मंडी में मैंने ले जाने की बात कही उसकी पैकिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए बिल्कुल, पैकिंग जो है देखिए उस पर बैठ सकते हैं आप, पैकिंग पर ध्यान देना होगा। लेकिन और जो हमारे किसान हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं ये भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं सहारनपुर से कृषि मेले में आया हूँ जी। अभी जैसे किसानों को फूलों के दामों की बात चल रही थी तो दाम में सबसे पहले जो है ये तो है ही कि सीज़न के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से जब जिस फ्लावर की ज़रूरत हो उसकी ही हम बुआई करें जी। और साथ के साथ जो है हमें गांव में सबसे मेन चीज़ क्या है कि एक एरिया एक क्लब बना करके उसको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक किसान बोएगा उसको मंडी में ले जाना उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वो कई किसान करेंगे तो वहाँ पर जो है जैसे सब्जी की खेती होती है वहाँ पर एक ही ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक ही ट्रक के द्वारा हमारा काफ़ी सामान बाहर चला जाता है। और इसी तरीके से फूलों में भी दिक्कत आती है। अकेले किसान को या कम जहाँ पर होता है उसको बड़ी ट्रांसपोर्ट का उससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर जो है एक बड़े एरिया में ब्लॉक एरिया में करेंगे मिलजुल के ट्रांसपोर्ट में ले जा सकते हैं और इससे भी किसान को जो है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो उसका फायदा हो जाएगा। यानी समूह बना करके बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, देखिए 3 जवाब हमें यहाँ मिले और एक नई बात जो है इस जवाब में निकल कर आई कि समूह बनाकर करेंगे तो भी वो फायदा हो सकता है। लेकिन हमारे विशेषज्ञों को इन 3 जवाब में से कौन सा वो जवाब सटीक लगा जिसमें ज़्यादा जानकारी निकल कर आई हो वो हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 3 जवाब में कौन सा वो सबसे सटीक जवाब चाहूँगा। जो दूसरे के हमारे किसान भाई हैं जी उन्होंने काफ़ी नज़दीक जवाब दिया है, हमारा सही के काफ़ी नज़दीक रहे हैं जी। क्योंकि देखिए सबसे पहले होता है हमारा जो कटाई की अवस्था है वो जी, कटाई की अवस्था, उसके बाद फिर आपको उसमें ग्रेडिंग करनी है, छांटना है उसको कि कौन सा फूल एक से फूल हैं उनको अलग करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर पैकिंग करेंगे, उसकी पैकिंग करने के बाद फिर उसको तब बाजार में ले जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो इन चारों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो हमारे दूसरे किसान जो थे उन्होंने काफ़ी नज़दीक इन चीज़ों को टच किया है इसलिए वो इसके हकदार हैं। चलिए बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ की नज़र में जो दूसरा जवाब हमें मिला जिन्होंने कई सारे जो हम कारक मान सकते हैं उनको अपने जवाब में शामिल किया वो बन रहे हैं हमारे किसान कप के हकदार। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आपके पीछे जो है आप आ सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जी, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए क्योंकि दूसरे नंबर पर इनकी तरफ से जवाब हमें मिला था और एक अच्छा जवाब हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनकी नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए हमारे जो किसान हैं वो लगातार जवाब हमें यहाँ दे रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी कि सारी जानकारी उनको हो और जो जानकारी नहीं है उस जानकारी को हमारे विशेषज्ञ पूरा भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम और बेहतर ढंग से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात की जाती है कि अगर हमें बाज़ार में बेहतर दाम लेना है फूलों की खेती करके तो और किन बातों का हमारे किसान ख्याल रखें। देखिए सबसे पहले तो इसमें किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जो कटाई की अवस्था है वो अलग, हर एक फूल के अलग अलग है जी। जैसे गुलाब को अगर काटना चाह रहे हैं आप, अगर स्थानीय बाजार में ले जाना है तो जब वो कली अवस्था में है, उसका रंग दिखाई दे रहा है, उस अवस्था पे काटें। अगर आपको दूर भेजना है तो जब कली पूरी तरह से बंद है उस समय उसको काटें। इसी प्रकार ग्लाइडोलस में है,
ग्लाइडोलस का अगर आप स्थानीय बाजार में ले जा रहे हैं तो जब उसका नीचे वाला एक फूल पूरी तरह से खिल चुका हो उस समय काटें, और अगर बाहर भेजना है तो सारे फूल बंद हों पर नीचे वाले फूल में हल्का सा रंग दिखाई दे रहा है, उस अवस्था पे काटें। तो इस तरह से ये तो काटने की अवस्थाएं हैं। इसके बाद इसकी फिर आपको ग्रेडिंग करनी, इसको ग्रेड बनाने, अलग अलग ग्रुप में बनाना है, और वो निर्भर करता है कि फूल की जो डंडी है उसकी लंबाई कितनी है जी। लंबाई के हिसाब से उसको छांट लें, अलग अलग छांट लें और उसको बंडल बना लें। बंडल बनाने के बाद उनको फिर आपको पैकिंग करना है। 10-10 के 20-20 के बंडल बनाने के बाद उसको आपको डब्बों में पैक करना है। और ये विशेष ध्यान रखें कि डब्बों में पैक करने से पहले उसको थोड़ा सा उपचारित कर दें, जिसमें उपचारित करने के लिए हल्का 0.2% चीनी का घोल बना लें और उसमें थोड़ा नमक की मात्रा मिला लें। उसमें उसको जो तना है नीचे जो कटा हुआ हिस्सा उसमें भिगो के उसके बाद उसको पैक करेंगे तो मंडी तक आपका फूल ताज़ा पहुंचेगा। ताज़ा फूल पहुंचेगा तो वहां आपको अच्छी कीमत उसकी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अच्छी कीमत, एक बेहतर कीमत जो है वो आपको फूलों की मिल सकती है, ये जानकारी आपने ली। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जो अब तक जो किसानों के हाथ हमें उठे हुए नज़र नहीं आए थे, शायद वो भी अब हाथ उठाने लगेंगे। और उसके साथ साथ हमारे दर्शक, आप यानी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको भी ये जानकारी हुई होगी किस तरीके से अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं या फूलों की खेती कर भी रहे हैं तो कैसे आप उनसे बेहतर दाम ले सकते हैं और उसके बाद आपको जो मुनाफा है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। आगे भी हमारे सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो इस कार्यक्रम में बता रहे हैं किस तरीके से फूलों की खेती करनी चाहिए। हालांकि जो जानकारी नहीं है उस जानकारी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद जो इस जानकारी को आप तक भी पहुंचा रहे हैं। अब बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद जो हमारे किसान भाई हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की फूलों की खेती को लेकर किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि व्यावसायिक खेती की, तो किस तरीके से हम फूलों की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। या हमारे कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके जहन में आ रहा होगा कि उन्हें फूलों की खेती शुरू करनी है या व्यावसायिक स्तर की अगर बात की जाती है, सवाल आपसे यही है किस तरीके से फूलों की व्यावसायिक खेती की हम शुरुआत कर सकते हैं। सोच में ज़रूर है हमारे किसान, हाथ जो है वो उठे हुए नज़र आ रहे हैं और जानकारी जो है हम इनसे लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर खेती हम कर रहे हैं एक व्यवसाय के रूप में इसको हम देखते हैं और फूलों की खेती अगर व्यावसायिक स्तर पर हमें करनी है, हम चाहते हैं अच्छा मुनाफा हमें मिले और उसके साथ साथ एक जो कहा जाता है मांग अगर बनी रहती है किसी चीज़ की तो शायद आपको बेहतर दाम मिल सकता है। लेकिन फूलों की अगर हम बात करें, फूलों के संदर्भ में इसकी कितनी जानकारी हमारे किसान रखते हैं, ये यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। हाथ उठाया गया था, इनसे हम जवाब लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, मेरा नाम मनमोहन कुमार है। जो भी हमें मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं कि फूलों की व्यवसायिक खेती फूलों कैसी की जानी चाहिए, फूलों की व्यवसायिक खेती करने के लिए सबसे पहले किसानों को एक समूह के रूप में एक अपना ग्रुप बना लेना चाहिए। उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं वो, जैसे भारतीय किसान क्लब या भारतीय फूल खेती क्लब, कुछ भी नाम दें। और उस क्लब बनाने के बाद थोड़े किसान सभी अपने
जिसके पास जितनी भी अपनी ज़मीन उसमें फूल खेती में दे सकता है, उसमें देने के बाद एक मार्केट का सिलेक्शन कर लें कि मार्केट हमें कहाँ पे लेके जाना है, और सीज़न का सिलेक्शन कर लें कि ज़्यादातर फूलों की खेती जो होती है उस जैसे कि मैरिज का टाइम आता है, आपका कोई त्यौहार आता है, उसको सिलेक्शन करें, अच्छी वैरायटी लें और ट्रांसपोर्ट की सुविधा करें। इन सबको ध्यान में रखने के बाद और उसके बाद अगर और बड़े लेवल पर करना है तो हमें ये ध्यान देख लेना चाहिए कि किस कंट्री में हम उसका उसकी अच्छा मार्केट मिल सकता है। जैसे नीदरलैंड में बहुत अच्छा उसकी खेती की जाती है, आपके स्विट्ज़रलैंड में की जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट बना के एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी व्यवसायिक खेती कर सकता है किसान। चलिए बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बैठ सकते हैं आप। व्यावसायिक स्तर की हमने बात की थी और ये फूलों की खेती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। ये बेहद ज़रूरी कि हमारे किसान सारी जानकारी रखते हों और थोड़ा सा यहाँ जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। आप इसको जवाब देना चाहेगा हमें, किस तरीके से व्यावसायिक खेती कर सकते हैं हम फूलों की? सोच में ज़रूर है हमारे किसान, जवाब जो है शायद मन में अंदर अंदर चल रहा होगा, लेकिन एक संकोच रहता है किसानों को कि क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी कि वही जवाब जो है हमारे विशेषज्ञ तक भी पहुँचे, और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं कि जवाब जो है हमारे सभी किसान भाई सुने, साथ ही हमारे जो दर्शक हैं उनके पास तक भी ये जवाब पहुँचे। और जैसा हमने आपको कहा था कि मेला जब लगा होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो किसान हैं, देश के कोने कोने से किसान पहुँचते हैं, और उसके साथ साथ एक उनकी कोशिश भी रहती है कि किसान प्रश्न मंच में वो शामिल हो सकें और हमारे सवालों के जवाब दे सकें। बहरहाल एक हाथ जो उठाया गया था उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। जी, नाम विजेंद्र चौहान, काशीपुर से। देखिए, व्यवसायिक खेती के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि हर सीजन के हिसाब से हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि हम हर सीजन में फूल उपलब्ध करा सकें मार्केट में। दूसरी चीज़, हर मौसम में अगर हमने फूल उपलब्ध कराने तो हमें एक पॉली हाउस बना के बड़े बड़े तब हमें फूलों की खेती को करना पड़ेगा जी, जिससे कि हमारे मौसम के प्रभाव से हमारे फूल नष्ट ना हो और हर मौसम में हम फूल उपलब्ध करा सकें। इसी तरह से हम व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। चलिए, इस तरीके से व्यावसायिक खेती की जा सकती है। और देखिए, अगर पैमाने की बात की जाती है, क्योंकि हमारे किसान साधारण खेती करते हैं या उसके बाद एक व्यावसायिक स्तर की खेती की बात कही जाती है, थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर आ जाता है। और दो जवाब बहरहाल अभी तक हमें मिले। और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? क्योंकि लगातार हमारे जो किसान भाई हैं, जो किसान कप जीत चुके हैं, उनके हाथ उठे हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, व्यावसायिक खेती की अगर बात की जाती है, एक सामान्य खेती से कितनी अलग है व्यावसायिक खेती? सबसे पहले ये हमें आप बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये सामान्य खेती से तो बिल्कुल अलग है जी, क्योंकि जो किसान भाई हमारे धान गेहूं और पैदा करते हैं वो सीजन के हिसाब से होता है जी, परंतु फूलों की सप्लाई आपको वर्ष भर बनाए रखनी है। तो जो मेरे जैसे अभी किसान भाइयों ने लास्ट में बताया आपको कि अगर सीजन के अलावा, जिसको कहते हैं ऑफ सीजन में, बिना मौसम के अगर करनी है तो आपको पॉली हाउस में जाना ही पड़ेगा जी। और ख़ास तौर से जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे किसान भाई केवल जाड़ों के मौसम में ही खुले में खेती कर सकते हैं। बाकी टाइम में किसान भाई को पॉली हाउस के लिए जाना ही पड़ेगा। और पॉली हाउस में किसान भाई जैसे जरवेरा है, कार्नेशन है, गुलाब है, इस तरह की खेती कर सकते हैं जी। खुले क्षेत्रों में ग्लाइडोलस, ट्यूबरोज, देसी गुलाब, इनकी खेती कर सकते हैं। तो जो इन सब चीज़ों को मिला के जो किसान भाई करेंगे वो वर्ष भर फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। और एक बार वर्ष भर फूलों का उत्पादन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी मंडी में आपकी साख बन जाएगी कि हाँ भाई, ये किसान भाई हमें वर्ष भर फूल दे सकता है। तो जो मंडी में आपके फूलों का इंतज़ार रहेगा और आपको अच्छा उससे मुनाफा मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे मुनाफा मिल सकता है। अब डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो दो जवाब हमें मिले हैं, इनमें आपको कौन लगता है हमारे किसान कप का हकदार? दोनों ही किसान भाइयों ने ठीक जवाब दिए हैं जी। और इसमें मैं कहूँगा जो पहले किसान भाई ने दिया है और थोड़ा विस्तार से दिया है, थोड़ा कम दिया है जी, तो उसमें आप पहले किसान भाई को छांट सकते हैं, क्योंकि पहले में उन्होंने खाली कट फ्लावर जो हम पॉली हाउस के अंदर कर उसी के बारे में बताया जी। दूसरे किसान भाई ने जरा विस्तार से जानकारी दी, उसको आप छांट सकते हैं जी। यानी जो पहले जवाब हमें मिला जी जी। चलिए, बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इनकी तरफ से जो जवाब आया वो हमारे विशेषज्ञ की नज़र में एक पूरा जवाब ना सही, लेकिन पूरे तक काफ़ी करीब, और उसी जानकारी को पूरा किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप। यहाँ हमने जाना किस तरीके से आप फूलों की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन तमाम बातों का ख्याल रखें जिसके तहत ना सिर्फ आपको आमदनी बढ़ सकती है, आपकी जो लागत है वो कम हो सकती है। और इसके लिए हमारे ना सिर्फ जो विश्वविद्यालय हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो कितनी जानकारी रखते हैं इस बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल हैं, वो अपने किसानों से हम यहाँ जान लेते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसानों से, क्योंकि फूलों की खेती की जब बात की जाती है, काफ़ी इच्छुक किसान हैं जो फूलों की खेती करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश करना नहीं चाहते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फूलों की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है सिर्फ जब तक फूल ताज़े हैं जब तक उनसे हम मुनाफा कमा सकते हैं, या उसके बाद भी अगर फूल सूख जाए तब भी हमारी उनसे कमाई हो सकती है?
सोच में है किसान थोड़ा सा कि क्या वाकई फूल ताज़े हैं, जब कमाई होगी या उसके बाद सुखाने भी कमाई हो सकती है। कई हाथ जो हैं वो उठे हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम जवाब लेते हैं, उसके बाद पीछे हम पहुँचेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए। नफासत हुसैन बिजनौर से। जी नफासत जी। सूखे फूलों से हम गुलकंद बना सकते हैं। गुलकंद यानी हमारे किसान की कमाई हो सकती है। हो सकती है जी। और मेरी रिसर्च चल रही है गन्ने के ऊपर जी। मैं बहुत सी देसी चीज़ों से, सूखी हुई चीज़ों से काम कर रहा हूँ, चल रही है अभी, और थोड़ा सा मुनाफा फ़ायदा भी मिल नज़र आ रहा है मुझे जी। उसमें कुछ खाद भी हम बना सकते हैं अगर चाहें तो। खाद भी हम तैयार कर सकते हैं। अच्छी खाद बढ़िया जी, जो जैविक खाद होती है वो हम तैयार कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए जो खाद तक भी आप तैयार कर सकते हैं फूल से, अगर ये नहीं, क्योंकि माना जाता है जितनी ताजगी फूलों में होती है उतनी किसी में नहीं, आपका मन मोह वो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सूख भी रहा है तब भी आप उनसे मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे ये किसान हमारे लगातार बता रहे हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए। अब्दुल हफीज़ नाम है मेरा। जी अब्दुल जी, हम अगर थोड़ा जोर से बोलिएगा, हमारे विशेषज्ञ फूल अगर सूखते हैं जी, तो सूखने से पहले हम उसका, जैसे रोज़ जो हमारा गुलाब का फूल है उससे हम उसका जो रोज़ है निकाल लेते हैं जी, तो वो हमारे मेडिसिन में भी काम आ जाता है, दवाइयों में काम आ जाता है, परफ्यूम में काम आ जाता है जी। तो जो अदर और फूल हैं जैसे ग्लाइकोडेलोस है और सारी वैरायटियां हैं उनके भी सुखा करके हम उसका तेल ऑयल निकाल लेते हैं और वो जैसे कन्नौज है वहाँ सप्लाई कर सकते हैं और हमारा खुशबू के तौर पर ये काम आ जाता है। लेकिन सबको फूलों की जो ताजगी है वो अच्छी लगती है, ऐसे में सूखे फूल से फ़ायदा सब किसानों को होगा नहीं। जैसे बच जाते हैं, यहाँ चूँकि मार्केट नहीं है, मंडी इतनी बड़ी नहीं है, मंडी दिल्ली है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत पड़ती है, हर आदमी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता जी। तो फूलों की खेती में थोड़ी सी यहाँ समस्या है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से पॉली हाउस मिलते हैं लेकिन उतनी सब्सिडी नहीं है यहाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से सब्सिडी ज़्यादा मिले पॉली हाउस को और हमारे किसान भाई और हम सब कर सकें इसको। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। दो जवाब हमें मिले, एक और जवाब हम यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके पास, उनकी तरफ से क्या कुछ हमें जवाब जो है वो मिलेगा जो हमारे किसानों के जवाब को कहीं ना कहीं पूरा करेगा। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। मैं सुशील कुमार सहारनपुर से किसान मेले में आया हूँ। सर, सूखे फूलों से हम कई तरीके से फ़ायदा कर ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं तो उनको हम मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने पतंजलि की यात्रा की थी, वहाँ पर वो सूखे फूलों को खरीदते हैं जी। दूसरे इसके साथ साथ हम जो है ये जो सब दवाई में यूज होता है, बीज में भी यूज कर सकते हैं, जो कि जो फूलों के बीज होते हैं अगर हम अच्छा बीज कर रहे हैं तो बीज को दे करके किसी संस्थान को शोधित करवा कर सकते हैं, मतलब वो काम आ जाएगा उससे नई नई वैरायटियाँ, तो उसको बीज में भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। दवाई में भी, बीज में भी सूखने के बाद उसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे खाद वगैरह भी बनाई जाती है और कई एक इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम बीज यूज करके और दवाई यूज करके प्रयोग कर ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए दवा में आप यूज़ कर सकते हैं, बीज के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जवाब जो है हमारे किसान की तरफ से आया, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको क्या सही लगता है, कौन सा ऐसा सही जवाब लगता है जो हमारे किसान कप का हकदार बनेगा। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं जानना चाहेंगे जो जवाब हमें यहाँ मिले हैं उनमें कौन सा जवाब सटीक? अभी 3 किसान भाइयों ने हमें जवाब दिए हैं इस संबंध में, तो जो थोड़ा नज़दीक लग रहा था वो दूसरे नंबर का है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि हमें ज़्यादा मुनाफा मिले, जो सूखने के बाद भी हम उसका इस्तेमाल कर सकें। यानी जो दूसरे नंबर पे हमें जवाब मिला। चलिए बिल्कुल, तो ये देखिए दूसरे नंबर पे जो हमें जवाब मिला वो हमारे किसान का हकदार। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे और ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि इनकी तरफ से जो जवाब आया वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए हमने जाना किस तरीके से जो फूलों की ताजगी है वो तो आपका मन मोह लेगी और उसके साथ साथ आपको उससे मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब फूल सूख जाता है तो किस तरीके से आप उससे कमाई कर सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, और कुछ इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जब फूल सूख जाता है तो हम उसको बाद में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम मेडिसिनल औषधीय गुणों के वजह से भी करते हैं और साथ ही साथ कलर एक्सट्रैक्शन के काम में आता है, रंगों के काम में आता है, डाइज बनाने के काम में हम इनको ला सकते हैं। तो सूखने के बाद भी उसकी उपयोगिता बनी रहती है और उससे हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरीके से सूखने के बाद भी फूलों का उपयोग है।
जी बिल्कुल। तो देखिए आज आप सभी ने भी जाना किस तरीके से जो फूलों की व्यावसायिक खेती है उसको हमारे किसान कर सकते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देखेंगे भी, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता जो है वो आपको यहाँ पहले ही मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे किसान अगर फूलों की खेती करेंगे, जैसा कि यहाँ हमने जाना कि जो किसान हैं उनकी रुचि है, इच्छुक हैं वो फूलों की खेती करने के लिए, तो उससे कितना मुनाफा कितना फ़ायदा हमारे किसानों को मिल सकता है। और यहाँ जो हमारे किसान मौजूद रहे, मैं चाहूँगा एक बार तालियां बजाकर आप शुक्रिया अदा करें हमारे विशेषज्ञों का जो इस मेले के बीच में रहे, तमाम कार्यों को देखते हुए हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। उसके साथ साथ हमारे तमाम किसान जो इस मेले का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और इनके ज़रिए कुछ सवाल जवाबों के ज़रिए ये जानकारी हमने आप तक भी पहुंचाई। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि अगली बार पहुँचेंगे आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके गाँव में और पहुँचेंगे किसानों के बीच, करेंगे किसानों से सवाल, क्योंकि ये मंच है किसानों का जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।